हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम परंपरागत या कृषि नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे रोग प्रबंधन के प्रति पर्यावरण में परिवर्तन। तो परंपरागत क्रियाओं के द्वारा रोग का प्रबंधन न केवल खेत और न ही केवल पौधों के पर्यावरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके विपरीत रोगी कारक के विकास एवं उसके लक्षणों एवं रोग विकास का अध्ययन भी आवश्यक होता है। इस क्रिया में पर्यावरण के उन रूपों को परिवर्तित करना चाहिए जो पौधे की वृद्धि तथा अनुकूलता को प्रभावी करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए निम्नलिखित विधियों को उपयोग में लाया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है नियमित उद्देश्य के लिए कृषि क्रियाएं जो पादप रोग प्रबंधन के लिए की जाती हैं। कृषि क्रियाएं अर्थात कृषि क्रियाएं। वे कृषि क्रियाएं जो अकेले या मुख्य रोगों के नियंत्रण के लिए आवश्यक हों। वे कृषि क्रियाएं जो कृषि की उपज तथा रोग नियंत्रण दोनों के लिए प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के रूप में फसल चक्र इत्यादि। हमारी इसकी अगली हेडिंग है रोग मुक्त प्रबंधन या प्रसारण सामग्री का उत्पादन तथा प्रयोग। तो कवक, जीवाणु, विषाणु या अन्य रोगजनक कारक बहुत बड़ी संख्या में कंद, प्रकंद, कलम, रोपण, मूलव्रंत इत्यादि के द्वारा संचयित होने का कार्य करते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए या इन पदार्थों को रोग मुक्त करने के लिए निम्न क्रियाओं को उपयोग में लाया जाता है। इसमें हमारी पहली विधि है बीज उत्पादन के लिए शुष्क जलवायु। तो आर्द्र जलवायु द्वारा अनुकूलित बीजाणु रोग को नियंत्रित करने। फसलों को यदि शुष्क क्षेत्र में उगाया जाए तो रोगी कारक नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया के द्वारा सेम में एंजू कैनेज, मटर की अंगमारी, पत्ता गोभी का कृषण, विगलन आदि क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे प्लांट के लिए पृथक दूरी। तो बीज प्लांटों को रोगजनक स्रोतों से पृथक्करण करना भी बीजों को रोगग्रस्त होने से बचाने का कार्य किया जा सकता है। इसकी तीसरी विधि है बीज प्लांटों का निरीक्षण। तो बीज को उत्पन्न करने के लिए फसलों या कलमों एवं फल वृक्षों का अध्ययन समय समय पर करना चाहिए, अति आवश्यक होता है। यदि फसल में अधिक रोग होते हैं तो इस अवस्था में बीज वाले प्लांट को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाता है, अर्थात उपयोग में नहीं लाया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है। इस कार्यविधि को गेहूं के बीज, आलू के बीज, गन्ने के बीज आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे चौथी विधि बीज की सफाई। तो विभिन्न प्रकार के कवकों के बीजाणु बीज के साथ आ जाते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए बीज की सफाई, बीज को लगभग 20% साधारण नमक के घोल में डुबोकर रखा जाता है, जिसके कारण कवक के जीवाणु तंतु आदि जल की सतह पर तैरने लगते हैं और हाथों के द्वारा साफ करके अलग कर दिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम इसकी 5वीं विधि बीज को सुखाना। तो कुछ रोगजनक बीजों के शुष्कन को सुखाने का कार्य किया जाता है। तो बहुत से रोगी कारक इस शुष्कन से को सहन नहीं कर पाते हैं और नष्ट होने का कार्य करते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल में उपस्थित फ्यूजेरियम सोलेनी नामक कारक बीज के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने का कार्य करते हैं। परंतु यदि इन बीजों को सुखा दिया जाए तो यह कारक नष्ट होने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी 6वीं विधि तो रोपण क्यारी का स्थान या उपचार। तो कुछ रोगों जैसे टमाटर की मूलगंठ, नींबू में होने वाले रोग आदि को नियंत्रित करने के लिए क्यारी का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए तथा रोग से ग्रसित क्यारियों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हम पढ़ेंगे इसकी 7वीं विधि बीज का ऊष्मीय उपचार। तो एक स्वस्थ बीज उत्पादन के लिए बीज को भंडारित करने से पहले उसका ऊष्मीय या रासायनिक उपचार करना अति आवश्यक होता है। इसके द्वारा बीज के गहरे ऊतकों में छुपे हुए कवक या रोगी कारक नष्ट हो जाती हैं। हम पढ़ेंगे इसकी 8वीं हेडिंग फसल की कटाई के समय प्रबंधन। तो फसल की कटाई का प्रभाव बीज की स्वस्थता पर प्रभाव पड़ता है। शीतोष्ण क्षेत्रों में दोनों बोने वाली फसलों में धीरे से कटाई करने पर बीज के रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस क्रिया में बीजों को कटाई से पहले भली भांति जांच लेना चाहिए और इन्हें उचित समय पर काटकर एकत्रित कर लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कृषि क्रियाएं या कृषि क्रियाओं में परिवर्तन करके रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो इसके में पहली विधि है फसल चक्र को अपनाकर।
तो भारत में फसल चक्र एक अति प्राचीन कृषि क्रिया है जिसमें फसल को परिवर्तित करके उगाने का कार्य किया जा सकता है। इसके द्वारा मृदा की उर्वरता, पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा की संरचना, जल संरक्षण, खरपतवारों के नियंत्रण, मृदा के कारकों आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा रोगी कारकों के फैलाव एवं रोग जनकों के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। इसकी दूसरी विधि है परती छोड़ना या पलिहार। जब भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तो इस क्रिया को परती की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के कारण भोजन की कमी हो जाती है और सूक्ष्म कृमि एवं अन्य रोगजनक सूखे या भूखे मर जाते हैं। इसके अलावा मृदा में ताप एवं निर्जीकरण की क्रिया होने पर भी मृदा में संबंधों की भी नष्ट हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी विधि, एकल कृषि योजना। तो यह वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाने का कार्य किया जाता है, अर्थात इस विधि में एक वर्ष में केवल एक बार ही फसल को उगाने का कार्य किया जाता है। तो इस क्रिया को एकल कृषि कहा जाता है। इस क्रिया को करने पर मृदा में रोगजनकों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी चौथी विधि, मिश्रित संचयन। तो कुछ फसलों जैसे जौ प्लस गेहूँ, गेहूँ प्लस चना, गेहूँ प्लस सरसों, अरहर प्लस ज्वार इत्यादि को एक साथ बोने पर आर्थिक हानि को कम किया जा सकता है, क्योंकि रोगजनक कीट एक साथ दोनों पर आक्रमण नहीं करती, जिससे दोनों में से किसी एक फसल को कम हानि पहुंचेगी तथा दूसरी फसल हमें से सामान्य रूप से बच सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसका रोपण या बोने के समय का समायोजन। तो कुछ रोग उस समय अधिक घातक होते हैं जब उन्हें अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है। यदि रोगी कारक के लिए उसका परपोषी एवं अनुकूल वातावरण एक साथ मिल जाए तो रोगी कारक तेजी से सक्रिय होकर पौधों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कुशीफेरी या सरसों में खेत में फफूंदी रोग से सितंबर से अक्टूबर में बोई गई फसलों की अपेक्षा देर से बोई गई फसलों में अधिक हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। फसलों की कटाई उस समय करनी चाहिए जब रोगजनक व फसल के अनुकूल वातावरण के माध्य का अंतर आ जाए, जिससे पौधे इनके आक्रमण से बच जाएं और अधिक हानि होने का कार्य न करें। हम पढ़ेंगे इसकी बोने की विधियाँ। तो बीज की बोने की गहराई भी परपोषी को रोगजनक के आक्रमण से बचाया जा सकता है या बच सकती है। बीज को उथला बोना चाहिए। बोने पौधे के आर्द्र पतन को कम, अंकुरण तेजी से होता है, जिससे पौधा विकसित हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कवकों से होने वाले संक्रमण से बचा जा सकता है, जैसे जौ का धारी रोग एवं गेहूं का ध्वजकंड रोग बीजों को अधिक गहराई से बोने से होता है। हम पढ़ेंगे इसकी दूसरा टॉपिक, उचित सिंचाई का प्रबंध। तो फसलों में सामान्य सिंचाई का उद्देश्य केवल मृदा को उस सीमा तक गीला करना है कि पौधे की जड़ जल एवं खनिज पोषण को ग्रहण करने का कार्य कर लें। परंतु कभी कभी सिंचाई में जल की मात्रा बढ़ने पर पौधों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा देखा गया है कि आलू का काला विगलन रोग अधिक जल की सिंचाई के कारण ही होने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे फसल पोषण का प्रबंध। तो फसली पौधों को एक निश्चित मात्रा में फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन आदि की आवश्यकता होती है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं। यदि बहुत अधिक मात्रा में पौधों को खनिज पदार्थ प्रदान कर दिए जाएं, तो पौधों में खनिज मात्रा या खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं या रोग उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है एवं निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। परंतु टमाटर, आलू आदि में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने पर पौधों में अधिक मात्रा में गूदी का निर्माण हो जाता है और परिपक्वण में अधिक समय लगने का कार्य करता है। इसमें मैंने एक नोट लगाया, वो भी देख लेते हैं। परपोषी पौधे, इसके अंतर्गत भी पौधे आते हैं जो कीटों के लिए आवास, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।